नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब मिजाज मंसूरी साहब, मनवर हसन साहब, शफीक जहांजी साहब, मैं तफसील से गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ गया। आज से कोई 10 साल पहले जब मैं स्टाफ कॉलेज कर रहा था, तो स्टाफ कॉलेज के एक विज़िट होता है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को, तो उस मिनिस्ट्रीज़ में एक पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री हुई होती है। तो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश हुई जिस पे लाखों रुपया खर्च हुआ था कि तापी के जो गैस ज़खायर हैं वहाँ से हम पाकिस्तान तक गैस ले आएंगे, और करोड़ों रुपया उस फिजिबिलिटी वाले को दे दिया गया। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, ये अफ़गानिस्तान में अमन तुम्हारा बाप लेके आएगा जो तुम यहाँ तक ले आओगे? मसला पता है क्या है? मसला यह है कि बलूचिस्तान को हमने मुद्दतों से अनएक्सेसिबल कर दिया है। हमने मिलके भी किया, उन्होंने भी किया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसे अंग्रेज ने फतह नहीं किया था। 1849 में जब पंजाब फतह हो गया, नेपियर ने वहां फतह कर लिया, तो उन्होंने कहा चलो बलूचिस्तान फतह करते हैं। तो जैकोबाद में डिप्टी कमिश्नर थे जॉन जैकब, और डेरा गाजी खान में एक डिप्टी कमिश्नर था रॉबर्ट संडेमन। तो रॉबर्ट संडेमन ने कहा जी बलोच बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े साथ मिल मिल के काम करते हैं, मैंने लगारियों से, मदारियों से, इंसानों से बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं, तो मेरा तरीका यह है सरदारों को साथ लेके चलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं लड़ाई लड़ने की। जॉन जैकब ने नहीं नहीं अंग्रेज और ये और वो, उन्होंने जाके एक सिब्बी के साथ जगह खजक से आगे मरियों का इलाका शुरू हो जाता है, वहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई में कैप्टन शोवर समेत को 200-250 बंदे मारे गए। तो संडेमन साहब को कहा अब आप कुछ करें। तो उसने तमाम सरदारों को मिलाया, और मिलू के उसने ये सतह हो गई कि खान ऑफ कलात की कचहरी में जब रॉबर्ट संडेमन पहुंचा है उन लोगों को लेके, तो 112 सरदारों में से सिर्फ 3 सरदार खान के साथ रह गए थे, बाकी अंग्रेज के साथ। और 3 में थे, एक था मोसियानी सरदार, एक था जगर मैंगलों का सरदार, दूसरे मैंगल भी पैदा हो गए थे, और एक और था तीसरा नवाब शावानी, रिसानी, ईसानी, सब उसके साथ खड़े थे। और वहाँ उसको हैरानी हुई जब उसको, तो आप सोच सकते हैं कि क्या, मैं बहुत तफसील से बात कर सकता हूँ लेकिन मैं लंबी बात में जाना नहीं चाहता। फिर वो काजी फायज ईसा साहब के दादा साहब काजी जलालुद्दीन साहब को कंधार से बुलाया गया और कहा गया कि ये हमारा नुमाइंदा है, ये यहाँ बैठेगा और ये आपका वजीर आजम भी होगा, और गोरे के साथ भी रहेगा, फिर रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, फिर सब कुछ। बहुत लंबी कहानी में ये कह रहा हूँ। लेकिन अंग्रेज ने बड़ा मजेदार काम किया। पंजाब में पुलिस है, सिंध में पुलिस है, KPK में पुलिस है, बंगाल में पुलिस है। वहां कहा नहीं सरदार साहब, ये पैसे पकड़ो, अपना लेवीज बनाओ। सरदार ने कहा मसला, अब चोरी होगी तो सरदार जिम्मेदार है, माल मुकदमा बनेगा सरदार जिम्मेदार है, लॉ एंड ऑर्डर सरदार, सब कुछ सरदार के जिम्मेदार है। और सरदार को मुकम्मल इख्तियार, पहले तो इख्तियार उसका था डेमोक्रेटिक, कबीले से जीत बन के सरदार बनता था लोग। अब उसके साथ छतरी किसकी आ गई? स्टैब्लिशमेंट की। बलूचिस्तान को अंग्रेज ने ना सूबा समझा, ना हमने सूबा समझा। बलूचिस्तान को हमने स्ट्रेटेजिक एरिया समझा हुआ है। अंग्रेज की सारी तरफ बाउंड्री थी, बॉम्बे की बाउंड्री थी, मद्रास की बाउंड्री थी, कलकत्ता के साथ आके बर्मा की बाउंड्री थी, नेपाल की बाउंड्री थी। किसी जगह पक्के मोर्चे नहीं लगे सिवाय बलूचिस्तान के। आप चमन में जाके देख लें। क्यों? फेसिंग टुवर्ड द वेस्ट, हमने रूस का मुकाबला करना है, ज़ारे रूस, फिर ज़ारे रूस के बाद आगे फिर कम्युनिज्म, फिर बाकी सारी चीजें। अकबर बुट्टी की बात की। अकबर बुट्टी वॉज परहैप्स द ओनली प्रो पाकिस्तान बलोच सरदार। बहुत कमाल का, मेरे बहुत को 20 साल की उनके साथ ताल्लुक मेहरबानी वाला। ये अकबर बुट्टी थे ना जिन्होंने 1974 में गवर्नर बनना कबूल किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तहत। और ये अकबर बुट्टी थे जिन्होंने मोची दरवाजे में आकर तकरीर की थी कि अताउल्लाह मैंगल और खैर बख्शमरी पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और लंदन में जाके ये मिले हैं, उन्होंने प्लान तैयार किया। मोची दरवाजा ये, और पंजाबी तुम क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हुए हो तुम लोग,
किधर हो तुम? और फिर उसके बाद इराक में असला निकला, फिर हैदराबाद साजिश केस बिल्ट अप हुआ, और फिर अकबर बुकरी साहब तकरीबन 9 महीने 10 महीने गवर्नर रहे वहां पर। मैं उनसे पूछा करता था कि ये सूरत हाल क्या है, वो बड़े हंस हंस के जिस तरह उनके एक जमाने में पंजाबी बोलना शुरू कर दिया, हमसे भी पंजाबी बोलते थे। ये जो इंसिडेंट है ना अकबर बुकटी वाला, इसका लिंचपिन बड़ा अजीबोगरीब है। मैं खुद चूंकि पर्टिकुलरली इस सारे किस्से के अंदर शामिल, उसमें सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब थी। एक उच्च पावर प्लांट बन रहा था, तो उच्च पावर प्लांट के साथ जमीन जो थी उसको गुजरना था, पाइपलाइन जो था लोटी गैस से अकबर बुकटी साहब के इलाके से। और ये मैं बहुत शायद मैं पहली दफा किसी मजमे में बात कर रहा हूं। तो लोटी गैस पे गुजरा था, नवाब साहब ने अपने लोगों को पता चल गया कि यहां से पाइप गुजरना है। नवाब साहब ने अपने पूरे कबीले के लोगों को बुलाया, उसने कहा मेरी तैयार जमीनें मैं तुमको देता हूं, तुम बेआबाद जमीनें मुझे दे दो। वो हैरान रह गए, सरदार साहब कमाल हो गया। वो पता था कि गैस पाइपलाइन उधर से गुजरनी है, तो तैयार जमीनों का क्या फायदा, गैस वाली जमीनों का फायदा होना। उन्होंने आपस मुझे कहा पटवारी भेजा, पटवारी भेजा, उस पटवारी भेज के उससे जमीन वो कर दी। उसके बाद हुआ ये कि बेनजीर ने उच्च पावर प्लांट का इफ्तिताह करना था, तो उच्च पावर प्लांट के अंदर को 10 करोड़ रुपया बनता था, पूरा जो कंपनसेशन पर ईयर देना था, 10 करोड़ टोटल महीने साल का। तो जमीन जब नापना शुरू हुई तो कुछ ज्यादा बनने लगे। मुझे सिकंदर जमाली साहब अल्लाह बख्शे चीफ सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने कहा सरदार तुम्हारी बात मानते हैं, तुम उनके पास जाओ, उनसे कहो कि ऐसे कहते पुरुची में ग्लास सट्टी तो ऐसे नाप लेते हैं, ये 12-13 करोड़ रुपया हो गया, हमें देना पड़ेगा, फिर हम मैकेनिक में जाएंगे, इफ्तार नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10-12 करोड़, 10 और 12 में फर्क क्या पड़ता है। यही हो गया। नवाब साहब ने कहा, मैं पहुंचा शाम के वक्त का, कैसे आया, मैंने कहा दोपहर को पहुंचा। बड़ी मजेदार गुफ्तगू करते थे, तो उस दिन उनको कुछ मौजूद बड़े मजे के मिले हुए थे। फिर आखिर कहने लगे आए किधर, चक्कर छोटे कहते हैं, छोटे आए किधर। मैंने कहा जी ये चक्कर है। कहने अच्छा ठीक है, पटवारी से कहो कर लिख ली, हो गया। सिकंदर जमाली साहब भी खुश हुए। आई थिंक फ़ार मक्सी वॉज द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत मोटी सी घड़ी खूबसूरत सी नवाब साहब के पास भेजी, मॉर्वन होता था उसका, आपको याद होगा खास। नैब आ गया, उन्होंने कहा डीसी चोर है, इसने मिल के ज़्यादा ज़मीनें थी, थोड़ी ज़मीनें। मैं नवाब साहब के उन्होंने कहा उनको फौजियों को अपना सर्वेयर भेजा। सर्वेयर भेजा गया, वो ज़मीनें बन गई कुछ 16 करोड़ के करीब एकड़, 16,000 एकड़। अब वो 10 के बजाय 16 करोड़ देना पड़ेगा। अब माने कौन जी कि मेरी गलती है भाई? अब कहा नहीं, ये तो बुकटी साहब जो है पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करता है। अब इससे शोर शुरू हो गया। अब अगला जो इंसिडेंट है उसके अंदर हम सब कसूरवार हैं, और जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे नहीं, ये मामला तय हो गया था। शुजात जब आखिरी दफा आया है, मेरी आखिरी दफा बुकटी साहब से गुफ्तगू हुई है जब वो थुराया फोन के साथ उसमें बैठे हुए थे मरी इलाके के अंदर, अपने जहां वो उनके वफात हुई, जहां वो सारा एक्सप्लोजन हुई जी, हाँ जी, खतन का साथ जो रास्ता, वो एक पूरी, बल्कि मुझे याद अच्छा था कि एक दफा वो एक किताब उसने तर्जमा किया था, वॉर्स द फ्ली। तो कहते हैं मैंने लोगों को बहुत पढ़ाई है, लोगों को मक्खी की जंग जो होती है, मक्खी और कुत्ते की जंग होती है। मक्खी जो है कुत्ते को यूं खाती है, यूं खाती है, यूं खाती है, आखिर कुत्ता तंग आकर ना अपने आप को काटते काटते मर जाता है। तो कहते हैं गुरीला जो है फाइट बेसिकली वॉर ऑफ द फ्ली। तो मुझे वो ले गए वो जगह, कहते ये मैंने लोगों को दिखाई भी है, तो हाँ हो सकता है मुझे किसी दिन पनाह भी लेनी पड़ जाए, क्योंकि आप पंजाबी जो है बड़ी चीज़। मैंने कहा पंजाबी की बात नहीं है। मैं 2 दफ़ा बड़ी मजेदार बात हुई। एक दफ़ा रोज़ मुझे कहते हैं कि पंजाबी जो है पुलिस हम पे बहुत जुल्म करती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर पंजाबी पुलिस वाले। तो मैंने कहा आपने कभी पंजाबी पुलिस को पंजाबियों पर जुल्म करते नहीं देखा? सोच नहीं सकते कि जो जहाँ कर जाते हैं वो लोग, यहाँ तो खानदान उठा के ले जाते। और दूसरा एक दफ़ा फिर उन्होंने बात की, मैंने कहा एक बात बताऊँ आपको, मुझे अपने नुस्खे पे इख्तियार होता तो मैं किसी और घर में पैदा था, और आपको भी अपने नुस्खे पे इख्तियार होता तो आप किसी और घर में पैदा होते। जिस चीज़ पे मुझे इख्तियार ही नहीं था उसके बाद बहुत तय हो गया था। मैंने पूछा कि आप क्यों गए? कहने लगे मैं अपने बलोची कपड़ा लिबास पहन के, वो जो होता है ना टायर टोप, वो बहुत कम पहनते थे, सरदार भी बहुत कम पहनते, उस वक्त पहले जब कोई
मुशर्रफ के साथ मीटिंग तय थी। 32 किलोमीटर दूर है सुई का एयरपोर्ट, वहां पर नवाब साहब पहुंचे। सुबह से रुखसत होकर सारे कबीले के मैं मुशर्रफ के पास जा रहा, मसला हल हो गया। जहाज जो है वो टेक्निकली खराब होना शुरू हुआ। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 7, 6 घंटे। किसने करवाया था जहाज खराब? कुछ लोग थे बलूचिस्तान के जो चाहते थे कि नवाब बुगटी यहां मुलाकात ना हो। मैं नाम लेता हूं, जफरुल्लाह जमाली नहीं चाहता था, जाम यूसुफ नहीं चाहता था, कलपरों का सरदार नहीं चाहता था, मसूरियों का सरदार नहीं चाहता था। ये लोग थे। ये समझे कि अगर अकबर बुगटी वहां गया तो हमारी सरदारी कहां गई? ये मामला हल होगा तो कैसे होगा? वहां पर जो सुकत वो कहते हैं मैं निकला हूं, बुगटी साहब कहते हैं वाकई इतने इफेक्ट। अब तो हर बंदा वहां बलोचिस्तान हर बंदे से पूछे। ये वहां जब निकले हैं तो कहते हैं जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा हूं, एक चढ़ाई आती है जहां से वो नीचे पे डेरा बुगटी का वो रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है, तो जहाज जो है वो प्रवास कर गया वहां से। तो ये बड़े बड़े अजीबोगरीब मामलात हैं बलूचिस्तान के अंदर। हमने एजेंसियों ने खेल बहुत खेले हुए हैं। महमूद खान अचकजई है, उसको रोकना है तो ज़ाफ़रान शमसज़ई को ला के बिठाएंगे। वो बेचारा बैठा रहेगा, मार खाता रहेगा, गालियां खाता रहेगा, पश्तूनख्वा मैप वाले उसके खिलाफ बकवास करेंगे, ये करेंगे, खाता रहेगा। तलाल बुगटी को पनाह देगा। तलाल बुगटी जब अपनी बीवी को कत्ल करके निकला तो वही उसके पनाह में था। फिर कहा नहीं कहीं ये भी हमको छोड़ न दे। उसके ऊपर मोहम्मद खान ग़ाबिज़ई को लेके आएंगे, फिर मोहम्मद खान ग़ाबिज़ई को मरवा देंगे। तो ये जो खेल है ना, खेल ये बड़ा खौफनाक है। इस खेल में हम अकेले और पंजाबी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मिल के खेला जाता है सरदारों के साथ। तो वो सारे के साथ हुआ। ये क्यों? क्योंकि बेसिकली बाकी जगह को अंग्रेज ने किया था फतह, यहां अंग्रेज मिल के अंदर आया था, यहां अंग्रेज इन सारों के साथ आया था। आपको पता है कि सिब्बी दरबार जो होता था, मैं सिब्बी में डीसी रहा हूं, उसके अंदर मुझे एनएलएस पढ़ने के मौका मिला। सिब्बी दरबार में अंग्रेज वायसराय जी का बग्गी आती थी ना, तो उस बग्गी से घोड़े उतर जाते थे और सरदारों को कहा जाता था मेरी बग्गी खींच के वहां पर स्टेज तक लेके, और वो खींचते थे। नवाब खैर बख्श मरी का वालिद, उसने इनकार कर दिया, भाग के अफगानिस्तान चला गया। मैं जो आज भी वो कभी कभी पर्सोनॉलिटी पढ़ के उसने कहा कि वो अफगानिस्तान जब गया तो अफगानिस्तान में तो बड़े बड़े जाके तो पागल हो जाते थे, रेशमी रुमाल वाले पागल हो गए थे, ये किधर आ गए हम लोग? तो कहते 2 साल के बाद वापस आया तो उसमें लिखता है कि इज इन बेटर स्टेट ऑफ माइंड। सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान के सरदार ने बलूचिस्तान में नफरत पैदा की है पंजाबी के खिलाफ, कोई और नारा नहीं था। बलूचिस्तान का लीडर ने नफरत पैदा की है क्योंकि उसको जिंदा रहना था। जैसे मुजीब को जिंदा रहना था तो उसने पंजाबी की गाली नहीं दी थी, मगरबी पाकिस्तान की गाली दी थी। मैं ईस्ट पाकिस्तान ढाका में मैंने कहा मैं जब बच्चा था ना तो मैं सुनता था कि लाहौर की सड़कों से, इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, 1970 से पहले एक बंगाली इंडिया में नौकरी करने नहीं गया था। आज 1 करोड़ 30 लाख बंगाली इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, 3-3 हज़ार की नौकरी पे। ये बच्चा यहाँ पर बैठा है बलूचिस्तान का। मैं डीसी था चागी में, मेरे चागी के डिप्टी कमिश्नर के पास 2 कुक बंगाली थे, तफ्तान में 13 कुक बंगाली थे, नौकुंडी में 12 कुक बंगाली थे। 5-5 हज़ार की नौकरियां करते थे, ढाके में भेजते। गुर्बत में कौन निकलता है अमारत में? वहां 1971 से पहले एक बंगाली औरत दुनिया के बाजार में नहीं बिकी। 22 लाख बंगाली औरतें इस वक्त दुनिया के बाजार में बिकी, 15-15 हज़ार, 50,000 औरतें आज भी इंडिया के अंदर बिकती हैं। 75% तवाइफे जो हैं उसकी कलकत्ता के बाजार की वो बांग्लादेशी औरतें। 20 लाख बंगाली कराची में बैठे हैं, चुरी जाते, पुलिस की मार खाते हैं, जाली शिनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पर वो कैफियत उसने गाली दी थी। यहाँ आज आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं,
मैं बड़ी तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूं। आप बंगाल आप यहां बात कर रहे हैं, यहां पर खड़े होके पंजाब, हम सब, मैं उस दिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था, एक बच्चा बलूचिस्तान से खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं ऑप्ट करके गया था भाई, मैं पंजाब का डोमिसाइल था, यहाँ नौकरी करनी ज़्यादा अफसरी वाली चीज़ होती है, मैं वहाँ गया था, ऑप्ट किया था, मैंने 24 साल वहाँ गुजारे हैं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ के वहाँ पढ़ाने गया था। मैंने कहा एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हो बलूचिस्तान के बारे में, क्या बलूचिस्तान के किसी एक यूनिवर्सिटी में कोई पंजाबी खड़े होकर ऐसे बात कर सकता? नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। कम से कम 50 गाड़ियां रोजाना इमदाद लैडी की और दूसरा क्या नाम है वो जो है पीर अली ज़ई, उसकी पंजाब से गुजरती हैं, पेशावर जाती हैं, वापस आती हैं, मुल्तान जाती हैं, बाकी जगह आती हैं। एक गाड़ी आप यहां से वहां ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। आप यहां बलोची सज्जी की दुकान खोल सकते हैं, आप अपना बलोची दस्तकारी की दुकान खोल सकते हैं, सब कुछ खोल सकते हैं। आपको मैं प्लाजे गिनाता हूं यहाँ, आपको मैं घर गिनाता हूं यहाँ जो लोगों ने बनाए हैं, फॉर्चून्स, इनसे ज्यादा पठानों ने बनाए हैं, क्योंकि ये बेचारे बलोच सादा रेत का पठान आदमी है, ये तो पश्तून है, पश्तूनों ने बनाए हैं। क्या आप मुझे ये बताइए, क्या ये वाइस वर्सा क्यों? मेरा एक मजिस्ट्रेट होता है जावेद मैंगल, वो बीएसओ के था अनुसार, बड़ी मजेदार बातें किया करता, बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, तहसीलदार भर्ती हुआ। उसने कहा, मैंने अपने बच्चों से कहा है खबरदार बकवास, आइंदा से तुम बीएसओ की तरफ तुम निकले तो मैं गोली मार दूंगा। कहता मैं जब तकरीर किया करता था 70s के अंदर, मैं कहता पंजाबी का जो है ना खोपड़ी, उस खोपड़ी में मैं खून भर के पीऊं तो तब मुझे मजा आता। ये किसने उनको सिखाया? मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, मैं ट्रांसफर हुआ, 3 दिन स्ट्राइक रही वहां, आरसीडी हाईवे ब्लॉक की मेरा ट्रांसफर कैंसिल करा। कभी किसी डिप्टी कमिश्नर पंजाब में कर सकता था कोई? इस तरह की मोहब्बत करने वाले लोग, इस तरह के साथ अकीदत करने वाले, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ 50 मील दूर जाकर रिसीव करने जाते हैं। मैं उनके ना जुबान बोलता था, ना मैं उनके इलाके का था, ना मैं उनका बलोच था, कुछ नहीं था। 3 दिन दुकानें बंद करता है किसी के लिए, कोई भी डिप्टी कमिश्नर जैसे पोस्ट के लिए जिसको लोग गालियां देते हैं। नफरत भरी गई, यहां से भी वहां से भी। मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसको पूरे तनाज़र में देखा जाए, सवात में कम मिसिंग पर्सन हुए हैं, हम नाम नहीं लेते। मौलवी है मेरी तरह का, दाढ़ी रखता है, वो दहशतगर्द है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, वो उस प्लान में फिट नहीं होता, इंटरनेशनल प्लान के अंदर, जिस प्लान के अंदर हम फिट करना चाहते हैं। कहानियां जिस दिन सवात की सामने आएंगी, जनरल शाहिद अजीज मर गया बेचारा रोते रोते मेरे साथ बैठे बैठे, और रिकॉर्ड है वो आखिरी जिसके बाद उसके ऊपर पाबंदी लगी है। उसने कहा सवात का मुआहदा तालिबान ने नहीं, पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका के कहने पे तोड़ा था। मेरे पास उसकी तहरीर भी पड़ी हुई है और रिकॉर्डिंग है, तंजीम इस्लामी का इस्लामाबाद, उसका जाके रिकॉर्ड कर ले, उसके ऊपर जो उनकी वेबसाइट पड़ा। उसके बाद उसको पाबंदी लगी, फिर वो बेचारा चला गया वहां जाके, उसने कहा कि मेरा और कोई इन गुनाहों का नतीजा नहीं कि मैं अफगानिस्तान में जाके अमेरिका के खिलाफ लड़ूं। कहा जाता है कि हमने वहां मसाइल हल करने, सवात के 4 लाख बंदों को निकाला, आपने बाहर निकाल दिया, आज लाहौर से निकाल के दिखाएं। जिस दिन ब्रेडा बुक्टी में आर्मी एक्शन हुआ, मैंने 3 कॉलम लिखे थे। किस बुनियाद पे हुआ था आर्मी एक्शन? कि जी मुशर्रफ के हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल हमला हुआ, यही था ना जी। मैंने कहा ये झंडा चीची में उसके गाड़ियां उड़ा दी थी उसने, पिंडी पे हमला नहीं किया तुम लोगों ने। ये है हमारे मायारात। अब इसमें मसला यह है कि मैं मख्तर मैंगल के वालिद ताला मैंगल, उनसे हम कहा करते थे, मैंने कहा मुझे एक और कहते मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, एक मुझे रीजन बताइए कि जिस दिन आप बरसरे इक़्तिदार आए हैं आपने पहला काम क्या किया था? आपने कहा जितने पंजाबी टीचर हैं सब यहां से निकाल दो। मैंने कहा लोग सिपाही निकालते हैं, लोग पुलिस वाले निकालते हैं, कोई और निकालते हैं, आपने टीचर निकाला। दालबंदीन में एक डेरा गाजी खान से बैठा हुआ बंदा वहां, कहते मैंने इतनी बड़ी गलती की, हमने तबाह बर्बाद कर दिया। वो इसका जहरी का वालिद
ये जो है सनाउल्लाह ज़हरी के बाद ज़रा खान ज़हरी, कहते हैं ये क्या टीचर आ गया ब्रो, ये हमारे 20 की जगह 20 पढ़ाता, 20 कहते हैं तो गधे को, ठीक, 20 की जगह 20 पढ़ाता है, ये क्या चीज़ आ। देख मैंने कहा मैंगल साहब मैं आपको आज बताऊं, मंगोल थे ना मंगोल, वो भी बच्चे के पढ़ाने के लिए कहता था उस्ताद वो लो जिसको इल्म आता है, ये नहीं कि मंगोल लेके आओ। तारीख किसी भी जगह का तुमने सबसे पहला काम ये किया कि वो लेके आओ जो कि अपना बेशक जाहिल हो। ये इंडिजिनस करके उन्होंने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह का करम हुआ, शेख याद आखिरी दौर में दीन की तरफ कायल हो गए, रोते होते थे कि मैंने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी, हमने सिंध यूनिवर्सिटी को इंडिजिनाइज करते करते तबाह कर दिया। दो चीजें ऐसी हैं जिसमें नस्ल, रंग, जुबान सोचनी चाहिए, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। बच्चा मरता हो तो सोचेंगे पंजाबी होगा, बलोच होगा, पठान होगा, जिधर का है। आप सोच नहीं सकते, मैं हेल्थ सेक्रेटरी रहा हूं बलोचिस्तान के अंदर, कैसे कैसे लोगों को वहां से निकाला गया और फिर किया गया। फिर ये अपना पठान डॉक्टर ऐसे इलाज करते, गाड़ी कराओ यार कराची लेके जाओ, ये अपना बलोच डॉक्टर ऐसे, इसको क्या पता है यार, निकालो गाड़ी, सबसे ज्यादा रेंजार खान के अस्पताल में आप लेके आए। चीजें बहुत तल्ख है, और इस तल्खी की बुनियादी वजह यह है एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट की बुनियादी वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट को पंजाबी को क्यों गाली पड़ती है। पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोलता रहा है, अब उसको पता चला है, अब ये सूरत है, बोली बोलता रहा। जिस वक्त हम मशरकी पाकिस्तान में आज 34,000 35,000 कहते हैं, 34,000 35,000 क्यों थे भाई, वहां दिफा करने के लिए थे। ये 34,000 25,000 इसलिए नहीं थे कि मिल्लत इस्लामिया का 1400 साल की तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर कर रहे हैं। मर गए थे लोग, कहते कि नहीं हथियार नहीं डालेंगे। इस्लामी तारीख में इससे बड़ा कुछ सरेंडर हुआ है आज तक? किस लिए भेजा गया था? इसलिए कि जो सरेंडर दे। कहानियां पढ़ पढ़ते खादिम हुसैन राजा की किताब उठाएं, वो कहता जिस दिन जनरल नियाजी पहुंचा, पहले जनरल टिक्का था, जनरल नियाजी वहां पहुंचा तो जनरल नियाजी ने आते ही सबसे पहला तकरीर की, उसने कहा मैं इन हरामजादों की नस्लें बदल के रख दूंगा, ये जानते नहीं है मुझे। एक मुझे मुश्ताक था बंगाली, वो उठा बाथरूम में गया और खुदकुशी कर ली बस तौर से। कहता उसके बाद मुझे लेके निकला और मैं खादिम हुसैन राजा, मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा, सेकंड इन कमांड इन ईस्ट पाकिस्तान, मेरे हाथ पे रखा। उसने कहा मैंने कहा मैं तुम्हें ब्रीफिंग दूं? उसने कहा जंग हम लड़ते रहेंगे, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स का नंबर बताओ जो तुम यहाँ के बंगाली रखी। हम यहां सुनना पसंद नहीं करते कि ये पाकिस्तान आर्मी को, अदारों को कहते हो तुम लोग, और ये अदारे हैं। कैप्टन जहाज बारबाब, इंक्वायरी हुई है दुर्मान कमीशन में कि लड़की को लेके बंकर में बैठा हुआ था, नेशनल बैंक चिटागांग लूटा, सारे के सारे पैसे यहां लेके आया और आके उसने वहां पर जाके यहां पर जमा कराया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ उसके बाद। उठाओ मुद्रमान कमीशन रिपोर्ट, तकलीफ से चीज है ये। 23,000 की बात नहीं, गिनती की बात नहीं। आपको पता है कि वहां लड़ाई लड़ रही थी और रेगुलर पोस्टिंग्स कर रहे थे। ये मेजर आफ्ताब जो उसकी किताब है हारन खेड फकीरा, कहता मैं पोस्टिंग था कुमीला में, तो वहां मेरे सामान चटागांग में था, तो वहां लड़ रहा था। तो मेरा जो इतना इन लोगों ने लूटा था वहां दौलत, कि मेरा जो बटमैन था वो साईं किस्म का आदमी होता था कि मैं किसी और रखता था। मैंने कहा रख लो। तो मैंने कहा कि मेरा सामान, और ये रेगुलर पोस्टिंग हो रही थी, यानी वहां लड़ाई चल रही है और ये रेगुलर पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है। टिक्का खान का टेन्योर पूरा हो गया, वापस ले और न्याजी को ले जाओ। फलाने का टेन्योर हो गया पूरा, ये रेगुलर पोस्टिंग हो रही थी। कहता मैंने उससे कहा कि मेरे सामान को चेक कर लेना, वहां कोई चीज ना चली जाए। तो उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा जी वो जो आपका बैटमैन कहता है कि वो मैंने उसमें चाबी गुम हो गई, तो क्या करें? मैंने कहा ताला तोड़ दो। ताला तोड़ा गया तो वो साईं जो था वो 1.5 किलो सोना लोगों का चुरा के वहां से लेके जा रहा था। इन्होंने कोई उस पोर्ट सिटी था वो कुमिल्ला, उसने कोई वहां गाड़ी नहीं छोड़ी थी, इन्होंने कोई वहां पर रेफ्रिजरेटर नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई वहां पर किसी घर का टीवी नहीं छोड़ा। के बयान करो, इंसान होता है, इंसान इंपॉर्टेंट चीज है, इंसान अदारे बनाते हैं, अदारा क्या चीज होती है? अदारे के अंदर चोर घुसे तो ऐसे ही होता है। यही हमने वहां पर किया। हम चीखते थे, मैं रिकॉर्ड पे हूं,
चाकी मैंने एक कर्नल होते न्याजी साहब उनके ऊपर FIR काटी थी चाकी में, क्यों मुझसे मोहब्बत करते, कैसे तो नहीं करते थे, वो भत्ता बता लेते थे सारे के सारे वहाँ पर न्याजी साहब के कैप्टन साहब जो भत्ता होता है ऊपर लेवल पे, मलाई ऊपर होती है, नीचे तो दूध भी नहीं मिलता, नीचे को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे होता है, DC लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे होता है। वो कैप्टन साहब हम नशे में, उन्होंने आके थे उसको रोका, उसको बस वाले को, बस में लगा पैसे दे चुका हूँ उसको, पैसे वैसे क्यों नहीं, उन्होंने बेचारे तलाशी लेने के बस ने भगा दिया, उन्होंने पीछे से फायर किया, 1-2 बंदों को जख्मी कर दिया। बलूचिस्तान के जो घर है ना उसके अंदर आप 4-4 बसें भी रख सकते हैं, वो बड़े बड़े हवेली होती थी, उसने एक हवेली में बस डाली, बीच से दरवाजा बंद, पता नहीं चला। इन्होंने एक मुझे रिपोर्ट लिखी कि ये जो बस है ये इसको ढूंढे, इन्होंने हमारे पर फायर किया और ये किया, इतने बंदे जख्मी थे, ये कैप्टन भी जख्मी, इतने बंदों के ऊपर उन्होंने जो 353 का होता है कारक सरकारमदार, मैंने जाकर पता किया, मुझे नाम आ गए थे, मैंने उनके ऊपर 307 का मुकदमा कर दिया। कर्नल साहब उन 4-5 को लेके चागी शहर के अंदर ग्राउंड लगाने लग गया। मैंने हार्बर एंड द क्रिमिनल का मैंने मुकदमा कर लिया। नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे हैं, सैनिक के दौरे पे आए हैं, कोर कमांडर साहब साथ थे, अख्तर मैंगल साहब साथ थे, और वाहिद मैं बंदा था जिसका ट्रांसफर करके वापस चले। तो मसला पता है क्या है कि आप यहां जब तक नहीं खड़े होते एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, बलूचिस्तान के आपकी बात नहीं माने। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा जिस दिन अकबर बुगटी का वाकया हुआ था, अगर उसकी तस्वीर चेरिंग क्रॉस पे लग जाती और वहां लोग मुजाहरा कर लेते तो बलूचिस्तान से नफरत खत्म हो जाती थी। Firstly, I'd like to appreciate the forum and the cause, and secondly, because I'm a student, so my question is also of that sort. Coming from the discussion and my limited knowledge and my understanding of the entire thing, prospects in Balochistan, they seem too extensive to getting solved in a few years' time. Getting? Solved in a few years' time, right? So, be it like maneuvering Balochistan's energy, potential or consequential infrastructural or human development, and coming through the state situation in today's global recession or debt challenges or in energy insecurity and an existential tumult overall, what could be the prospective short-term policies and the few long-term policy decisions you would suggest which could set Balochistan's potential responsibly steered for a collective good? माशाल्लाह यार, मैं पूरे 3 घंटे के लेक्चर पे मुझे जवाब दिया, बहुत लंबा सवाल है, इस पे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से मैं छोटी एक बात बता दूं। मैंने जो एक ही बात की थी कि बलूचिस्तान को 1857 से लेके अब तक सूबा नहीं स्ट्रेटेजिक एरिया समझा गया है। ये एक इलाकाई सरहदी जगह है, इसलिए हम वहाँ चाहते हैं हमारी मर्जी का हुक्मरान हो, हम चाहते हैं हमारी मर्जी का, आप तशरीफ रखें, हमारी मर्जी का कंट्रोल हो। हम वहाँ डेवलपमेंट नहीं चाहते, हम वहाँ बेसिकली कंट्रोल चाहते हैं। कंट्रोल वाले इलाके के अंदर डेवलपमेंट्स नहीं की जाती। अंग्रेज को कोयला चाहिए था, उसने जहाँ जहाँ कोयला चाहिए था उसने वहाँ पर 1892 में जो ट्रेन की बिछाई है, चमन की जो ट्रेन है, कभी आप विजिट कीजिएगा, कुछ 5 किलोमीटर लंबी है। आज आप आधे किलोमीटर की बनाए ना तो 15 फिजिबिलिटीज बनती हैं। और वो छप्पर रिफ्ट उसने बनाया था, वो दुनिया का अजूबा बन गया था, जो उसने कोल माइन जो नाकस की और संजीदी की उनको जरूरत थी, उन्होंने बनाई। जिस दिन चागी में धमाका हुआ मैं वहीं पर था। उस चागी में धमाके के सिर्फ 6 दिन के बाद यूनियन टेक्सास जो था उसका सरबराह अपने पर्सनल उसके अंदर आ गया प्लेन के अंदर। मैंने कहा आप क्यों तशरीफ करते, आप मुझे चागी विजिट कर देंगे? मैंने कहा तो मैं तो पूछ लूँ, I talk to people higher up, तो आप विजिट कर रहे हैं। मैंने कहा तुम आए क्यों? उसने कहा मेरे सैटेलाइट ने बताया है कि 56 प्लेसेस के ऊपर ऑयल ऊज आउट हुआ है जब से धमाका हुआ है, इतना ऑयल रिजर्वायर है। ये रिकॉर्डेड का माजा जो है, मैं पहला जो बनाया था ये मैंने खुद अपने हाथों से दस्तखत किए थे, और ये वहाँ पर आए थे जब मैं वहाँ पर चागी में था। इसको ख़राब किसने किया? इसलिए कि ये पहला माजा था जो बलोचों ने खुद साइन किया था। इन्होंने खुद 25-75, आप वापस 25-75 में आए कि नहीं आए? आपको समर मुबारकबंद की मुर्गी किसने दिखाई थी कि हम खुद कर सकते हैं?
आपने किसने कहा था? इसलिए कि आपने मिलाया एक दो सरदारों को, और मैं नाम नहीं, मेरा यार है असलम रिसानी, मुद्दतों से यार है, उस वक्त से दोस्त है, जब वो डीएसपी होता था। मैंने उसको लालच दिलवाया, ऊपर से यहाँ के लालची मिल गए, उन्होंने कहा निकालो तोड़ो, नया वायदा करेंगे, कमीशन खाएंगे, सब कुछ हुआ। आखिर $10 बिलियन का जब डस पड़ा तो फिर वापस कहा कि अच्छा नहीं, उसी वायदे पर 1996 का वायदा जो हम करके गए थे उसके ऊपर मैंने उससे कहा, फोरम मैंने कहा लगाओ फांसी, मुझे लगाओ मुझे फांसी। अब 1995 के वायदे पे क्यों अमल दरामद कर रहे हो? क्योंकि $10 बिलियन तुम्हारा आ गया। उसने मुझे कहा था बीएसपी के हेड ने, मैंने कहा आर यू गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर सैंडक हियर? उसने कहा नो, इफ वीड हैव टू एक्सप्लोर अनदर सैंडक हियर we could have shifted much more earlier. This is going to be the second biggest gold mine of the world. तो मसला सारा ये है कि ताली दोनों तरफ से बचती है। अगर असलम रिसानी ना मिलता तो समर मुबारक बंद नहीं आता था, और समर मुबारक ना होता तो असलम रिसानी को किसी ने कुछ नहीं सिखाना था। ये सब मिला मिलाया है। जब तक ये पूरे के पूरी सारे जहां बैठते हैं, वो जो सरीला सीमेंट, कभी किसी ने पूछा फायद से कि अपने बड़े भाई को बुलाओ जिसने सरीला सीमेंट जो है उसकी फैक्ट्री जो थी वो औने पौने दाम पे उसको बंद करके चला गया, कर्जा 6 करोड़, उस जमाने में 6 करोड़ का कर्जा लेके खत्म हो गया। बुलाए सुमोट बड़ा भाई है ना उसका, नहीं फिर वो पनाह ले लेते हैं, नहीं वो तो अपना खपल सड़ेगी, मेरा अपना बंदा भी क्या करे, अपना बलोच है, अपना पठान है, अपना पंजाबी है, अपना, इसमें हम मारे हुए, यही मसला है। सर जी ठीक जी जी इनामुल्लाह नाम है, बलूचिस्तान से रशिद ताल्लुक। सर बड़ी खुशी है मुझे कि पंजाब के दिल लाहौर में बैठ के आज इस तरह की गुफ्तगू सुनने को मिल रही है, वो भी ख़ासकर बलूचिस्तान के हवाले से। यहाँ पे रहा हूँ, तालीम यहाँ पे 2-3 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। सर बलूचिस्तान के हवाले से जब भी बात छिड़ती है अपने दोस्तों के गैदरिंग में, तो वो मसाइल की तरफ जब इशारा करते हैं और उसके हल की तरफ जो इशारा करते हैं, तो ये चीज़ उसमें आती है कि यार वहाँ के सरदार वडेरे कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे भी हनूस हुई हैं, और साथ साथ ये भी हुए कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अभी मुनव्वर हसन साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि अगर हम उनके मसाइल के हल की तरफ जाएँ तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। लेकिन सर मुझे ये लग रहा है, और आपसे भी इसके बारे में इस तरफ मतलब ये समझता हूँ कि आप इसके ऊपर बात रख ली अपनी उसके बाद, कि इस्टेब्लिशमेंट की अभी जो हमने थोड़ी देर बात की, मैं समझता हूँ और वहाँ की कुल ये एक फ़िज़ा ये बनी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारी जिम्मेदारियों का, इस सारे मसाइल का एक वाकई सोलो ज़िम्मेदार हैं। वो किस तरह, इलेक्शन से पहले पिछले साल बलूचिस्तान में भी जो जिनकी हुकूमत है ना बाप की, बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी, वो इलेक्शन से 6 महीने पहले है। नाज़रीन यहाँ पर मैं ज़रा बता दूँ, ये शॉकिंग न्यूज़ है। इलेक्शन से आम इंतखाबात से 6 महीने पहले एक पार्टी बनती है और 6 महीने बाद उनकी हुकूमत आती है वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आप लोगों के जो खान सरदार वडेरे जो भी वहाँ पे हैं अपने के इलाके, वो काम नहीं करते, इनके पास इख्तियारात भी होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें जो मसाइल को समझने की सलाहियत है, उनमें जाहिर सी बात है वो वहाँ पे रहते हैं, उनमें खलूस भरा हुआ होता है अपने लोगों को देख के, अपने लोगों की हालत ज़ार को देखते हुए, वो चाहते हैं कि हम ये चीज़ें हल हों। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ऐसी चीज़ें, ऐसे गेम्स खेलती हैं, ऐसे लोगों को सामने लेके आती हैं उन पार्टीज़ के अंदर जो फिर उनके कहने पे चलती रहती हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ पे विल किसी का भी नहीं होता। जैसे ओवरऑल पाकिस्तान में ये होता है कि जो भी यहाँ पे पार्टी पर सरकार आती है, इस्टेब्लिशमेंट 2-3 चीज़ों के ऊपर उसके साथ मायदा कर लेते हैं कि इन चीज़ों में आपने दखलंदाजी नहीं करनी, बाकी आपने जो कुछ करना है वो कर लें। तो मैं ये तासुर जो यहाँ पे फैला हुआ है कि वहाँ के जो अपने लोग हैं, ज़ाहिर से मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे अपने सरदार वगैरह उनकी गलती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टीज़ के अंदर बलूचिस्तान में जो है वहाँ पे ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है कि वहाँ पे वो आलात को सही रुख सही सिंक में ले आ सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ऐसे लोगों को सामने लेके आ जाते, जैसे अभी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के हमारे कौमी लीडर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि यार ये इस बंदे को अगर मैं खड़ा कर दूँ तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये नहीं आएगा आगे, तो हमें सीट की बड़ी होती हैं,
हमने कुछ करना होता है तो ठीक है उस बंदे को लेके आते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का अपना हो, तो वो इस्टेब्लिशमेंट वही पट्टीज को पढ़ाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे मसला देखिए, नजर ने जो पहली बात की थी ना, जहालत, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 70s में समद खान अचकज़ई साहब, महमूद खान तो अभी बात की बात है, उस वक्त एक पार्टी होती थी और एक कन्वेंशन हो रहा था, उसमें सारे तोबा चकज़ई के इधर उधर के लोग सारे जमा थे। अफरा साहब खटक नौजवान लड़का था, उसने तकरीर शुरू की और बातें उसने शुरू की कम्युनिज्म की, ये वो प्रोलेटारिया फलाना फलाना और ये इनकलाब आना चाहिए आगे। तो आखिर में उन्होंने कहा अच्छा जी आइंदा से हमारा ये लाया वोटिंग हो जाए। तो बूढ़े बूढ़े सरदार बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे वोट पर खान साहब का पारा, मेरा वोट तो खान साहब के लिए। वोट पर खान साहब का पारा है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज है। ये कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, पंजाबी का बरादरी कंट्रोल करती है, सिंध में वडेरा कंट्रोल करता है, आपके यहाँ सरदार कंट्रोल करता है। 70 के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया था कि यहाँ पर लीडरशिप जो है उसको आगे नहीं आने देना, क्योंकि इलेक्शन करवाया उन्होंने, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान में मुजीब आ गया, यहाँ आ गया भुट्टो, उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। उन्होंने फैसला कर लिया था। आप सोच सकते हैं कि खान अफ कलात को किसने हराया था? मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला अब्दुल्लाई बलोच। सोच नहीं सकता, तमाम बलोच कन्फेडरेसी का सरबराह हार गया था उसके सामने। समद खान अचकज़ई को किसने हराया था? मौलाना अब्दुल हक, आम मौलवी। फिर कैसे जाकर बराम खान अचकज़ई निकला वहां से, तोबा से, और वहां से, और वो क्या होता है गोदन और बाजिन का जो सारा सिस्टम कि वोट दो वरना तो मारे जाएंगे। सर मसला ये नहीं है, मसला बड़ी खौफनाक। मैं आज भी कहता हूं पंजाब हल है। पंजाब जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया उस दिन मुल्क ठीक हो जाएगा, कोई और हल नहीं है। इसने बताना है कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले मेरी मर्जी के खिलाफ। मुझको बताया जाता है वो मुल्क चला गया, तुम कौन होते हो मुल्क चला गया? तुम मुझको बताया जाता है वो ठीक नहीं है लोग। मैंने अपनी मिसाल पेश की, मैंने वहां रहा हूं, मैं 1.5 साल चाकरी का डिप्टी कमिश्नर था, मेरे ट्रांसफर के ऊपर हड़ताल की। मुझे पंजाब में किसी लाहौर में हड़ताल होगी? मेरे लिए नहीं होगी। ये ठीक असल खराबी यहां पर है। यहां जिस दिन मिसिंग पर्सन के लिए जहां आम आदमी ने जुलूस निकाल दिया, जहां जिस दिन अब वहां अपने मसाइल मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, ये इन्होंने गिला क्या मैं स्ट्रीम मीडिया का, मेन स्ट्रीम में मेरा है, ये मुजाहिद मंसूरी साहब बैठे मेरा है, इनका है। मुजाहिद वो जिनका है उनके है। 120 कंपनियों का मालिक है लखानी, उसका एक्सप्रेस है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मालिक है मियां आमर, उसका है। इसका कान वो यूं मरोड़ते हैं, आप सोच नहीं सकते कि मैं जो यहां बात कर सकता हूं वो मीडिया पे बीपर आ जाता है। ये जो पिछले, और ये तो 8 महीने जो हमने गुजारे हैं, इस 8 महीने में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना पूरा चेहरा दिखाया, इसलिए पंजाब में उनका चेहरा खुलना भी शुरू हो गया। तो ये असल मसला ये है कि ये हमने इस पाकिस्तान के वक्त भी हमने खामोशी दिखाई। 3 बंदों ने जुलूस निकाला था आर्मी एक्शन ना किया जाए। एक तारा अब्दुल्ला थी, एक हुसैन नकी थे, एक और थे। और मैं उस वक्त बच्चा होता था, आपको शायद नहीं चाहता, मैं 12-13 में आपका पैदा 1970 की बात कर रहा हूँ। लाहौर में 2 रोया लोग खड़े हो गए थे, उन तीनों के मुंह पे थूका था कि नहीं आर्मी एक्शन होना चाहिए। हम थे जो कहा करते थे बंगालियों को हम चावल बेचते हैं तब चिंता हो जाए, बंगाली क्या चीज है, उसको तो थोड़ा शाह उठा के पड़े। तो कहता है अयूब खान वगैरह बैठते थे, कहते ये 5-5 साल फुट के बंगाली जो है हमारे आके सरबराह लग जाते हैं। वो जब जनरल बख्शू था यहाँ पर, लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर था, उसको जिस वक्त ढाका फॉल हुआ है उसको पनाह नहीं मिल रही थी, वो समझते थे इसने ढाका फॉल कर दे। हालांकि वो लाइल आदमी था बहुत ज्यादा। खालिद साहब रहे हैं उस जमाने के अंदर इस पाकिस्तान के सारे जहाँ के CSP कहते थे वो देखें जी वो हमें चट्टागांग जाना पड़ता है, वो लाहौर में आके नौकरियां करते हैं। हमें बंगाली में ध्यान देना पड़ता था, उनको उर्दू तो सबने पढ़ी होती है, बंगाली कौन पढ़े हुए जाके। हम कहते नहीं जान छुड़ाओ पे इनको। तो ये जिस दिन बदलेगा ना ये पंजाब,
मैंने पढ़ी थी, मैं अभी भी बोल सकता हूँ अपनी कैबिन आर्चर। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैं माज़ूर ख़वातीन व हज़रात, मैं एक तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब का, जो ज़्यादती इन्होंने मेरे साथ की। बहुत बड़े पन का मुजाहरा है कि अपनी कुर्सी छोड़ के वो दूसरी लोगों में बैठ गए। हालांकि कुर्सी की सर अहमियत नहीं रहेगी। कुर्सी क्या भी है, वो जब से वो गाना चला ना उतरो नीचे कुर्सी से, बहुत बड़े हो गया था। बाद इनके बड़ेपन का मुजाहरा है, मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ। मैं तो दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी खुशी हुई है कि आप लोगों को मेरी कमी कतई महसूस नहीं हुई। और तीसरी बात यह है कि जिस बंदोबस्त जो मैं करके गया था, मैं उसकी दाद भी समेटना चाहता हूँ कि ये बलूचिस्तान पे ये मुज़ाकरा गुफ्तगू, ये हमारे भाई वहाँ से आए थे, इनको मौका देना। फिर उसके काउंटर में मुझे पता था, काउंटर नहीं सर, मैं साथ में है कि ओरिया साहब जो हैं वो जो तरह की वो गुफ्तगू कर सकते हैं और कोई बंदा कर नहीं सकता। तो मेरी तवक्कुआत के मुताबिक हुआ है, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। मंसूरी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की। नहीं, मंसूरी साहब तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन चुका हूँ इस पाकिस्तान के बारे में। तो हम इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ दें और तावन करें। हम इस तरह के मामला पे गुफ्तगू करते रहेंगे और ना सिर्फ गुफ्तगू करेंगे, जैसे कि आपको पता है मंसूरी साहब ने कहा था कि कुछ करके भी दिखाएं, तो मैं तो करने को तैयार हूँ। तो आप लोग अगर कोई सारी हिम्मत करें और कोई किसी तरह का भी, जैसे 3 बंदे निकल आए थे 1971 में, तो यहाँ तो 25-30 बंदे इकट्ठे होते हैं हर इशू पे, जिस पे जो मुनासिब समझे निकले। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल करेगा। बहुत शुक्रिया।